हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग स्वस्थ होकर आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? और जो हमारी क्लासेस हो रही तो आप उसको प्रॉपर अटेंड कर रहे हो ना? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताना, ठीक है? तो जैसे कि हमको पता है कि कल हमने मतलब हिस्ट्री स्टार्ट की है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने स्टोन एज कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु सभ्यता। और जो वैदिक वैदिक पीरियड है उसको 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 भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। हाँ, जैसे कि मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता, ठीक है? तो सबसे पहले कल मैंने आपको स्टोन एज बताया था। स्टोन एज में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये सारी चीजें मैं कल आपको बता दूं। सिंधु सभ्यता में पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहले ये देखते हैं कि हमारे देश में कितनी प्रकार की सिविलाइजेशन है, मतलब कितनी प्रकार की सभ्यताएं हैं। सबसे पुरानी कौन सी है? सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट है ये। ओल्डेस्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे ओल्ड है, ठीक। ओल्डेस्ट कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। इसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, फिर है सिंधु सभ्यता और आती है चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया कहाँ के था? तो ये ईरान, ईरान के साइड, इराक की सभ्यता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता कहाँ की है? ये नील मिस्र की सभ्यता कहाँ? ये नील मिस्र की है। इसके बाद सिंधु सभ्यता कहाँ की? ये अफगानिस्तान की है। इसका लोकेशन क्या? भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है। और चीन की सभ्यता कहाँ की है? तो वो चीन की है। सबसे पुरानी सभ्यता पूछता है मेसोपोटामिया का, और भारत की सभ्यता कौन सी है पुरानी? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि जो इंडस वैली, जैसे जब हमारा भारत आजाद नहीं था तो ये वाला एरिया और ये यहाँ से लेके पूरा ये भारत का ही क्षेत्र था, ठीक है। तो ये इंडिया, अब ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान का एरिया बन गया, ठीक। अब पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका लोकेशन क्या क्या है। देखो, सिंधु सभ्यता जो है तो कहाँ से कहाँ तक? पूर्व मतलब पश्चिम से, पश्चिम मतलब पाकिस्तान में है, पश्चिम में पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। सुतकांगीडोर, कौन है? सुतकांगीडोर, सुतकांगीडोर पश्चिम में, सुतकांगीडोर से लेके उत्तर में क्या है? मांडा, ये क्या है? उत्तर में। ये कहाँ है? पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ? बलूचिस्तान में। और उत्तर में कहाँ? इंडिया में कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और कहाँ? मांडा में, ठीक है। कौन सी नदी है? शिवाली नदी। कौन सी नदी है? शिवाली नदी के किनारे, ठीक है। और फिर इसके बाद पूर्व पूर्व में कहाँ है? इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में। आलमगीरपुर, पूर्व में कहाँ है? आलमगीरपुर। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, ठीक है। इसके बाद साउथ में कहाँ है? मतलब दक्षिण में गुजरात में कौन सी नदी है? भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी, भोगवा नदी, ठीक है। ये साउथ एरिया है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ठीक है। फिर से अब इसका एक ट्रिक भी होता है, ऐड। ऐड मतलब होता है सम, ठीक। इसी को बोलते हैं सम। ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद, सा से सुतकांगीडोर और आ से आलमगीरपुर, ठीक है। ऐड मतलब होता है दम। और ऐड ए से याद करो, आप पश्चिम से शुरुआत कर रहे हो, कहाँ? बलूचिस्तान से, फिर भारत में मतलब जम्मू कश्मीर में। और पूर्व में है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। और साउथ में मतलब दक्षिण में है गुजरात, गुजरात में, ठीक है। कहाँ? गुजरात में। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ? गुजरात महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद देखो, इसका नामकरण सबसे पहले, इसकी खोज की, सिंधु सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और जो अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर कनिंघम को, इन्हें पुरातात्विक स्रोत, भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 161 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उसी समय पे मतलब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है। किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी। कब? 1921 में। कब? 1921 में, ठीक है। इसके बाद दोबारा से फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, ठीक है।
इसके बाद आगे है, देखो अब फिर क्या ये पूछता है, इसके बाद ये पूछना है कि जैसे अलग-अलग क्षेत्र में क्या, जैसे मोहनजोदाड़ो में क्या से हमें क्या प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, चहुंदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, लोथल से, लोथल कहा तो पहले सबसे पहले उनका उनका लोकेशन वो कहाँ है और किस नदी, कुछ-कुछ तो किस नदी के किनारे कब खोजा गया, किसने खोजा, ये जैसे हड़प्पा की खोज कब हुई 1921, किसने खोजा, अभी मैंने बताया दयाराम साहनी ने, किसने खोजा, दयाराम साहनी ने, कहाँ है ये, पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक। यहाँ से क्या मिला था, अन्नागार मिला था, यहाँ से क्या मिला था, अन्नागार मिला था, और अन्नागार मिला था, और जो कब्रिस्तान है RS-37 है वो भी मिला था, क्या मिला था, RS-30। तो इसका स्थान पूछता है, स्थान याद रखना पाकिस्तान में है, कौन सी नदी है, कौन सी नदी, रावी नदी, कौन सी नदी है, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की थी, कब की थी, 1921 में। यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ से पुनः मतलब ग्रिड पद्धति की मकान मिले, जैसे ग्रिड पद्धति का मतलब होता है एक प्रॉपर मतलब जैसे जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो गेट थे, रोड थी, तो ऐसा कि एक तरफ से प्रॉपर एक साइड से घर बने थे और उसका जो घर का मुंह था एक ही साइड खुलता था और एक साइड से रोड थी, रोड 90 डिग्री में काटती थी, तो प्रॉपर सारी चीजें एक सिविलाइजेशन के थ्रू बना था। तो वो मिला है, उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, कौन, उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद मोहरे मिली है, मोहरे किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी, सेलखड़ी होता है एक मोम होता है, मतलब मोम के टाइप का होता है वो, उसी को बोलते हैं हम सेलखड़ी। तो वो वहां से सेलखड़ी की मोहरे मिली है, कब्रिस्तान मिला है, यही कब्रिस्तान R-37 मिला है, और दो हिस्सों में, और जो शहर थे वो दो हिस्सों में बटा रहता है, सो दो से एक, जैसे एक राजा का एरिया होता है और मतलब बड़े लोगों का एरिया होता है, एक छोटे लोगों का एरिया, तो इतना चीज हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ, सॉरी हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है मोहनजोदाड़ो, वो कहाँ है, ये सिंध नदी के किनारे है, कहाँ, इसकी खोज किसने की, तो RD बनर्जी ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी को फुल फॉर्म क्या है, राखल दास बनर्जी, कब की थी, 1922 में इसकी खोज की थी। और इसकी मतलब कैपिटल क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो की कैपिटल क्या है, तो हड़प्पा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ मतलब महान स्नानागार हुआ, महान भवन, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद पूछते हैं धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, ये गुजरात के कच्छ में है। सबसे बड़ा अगर पूछे, सबसे बड़ा मतलब सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा है, तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो है यूनेस्को साइट में भी शामिल है, ये कब शामिल हुआ है, धौलावीरा को 2017 में शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके बाद ये कहाँ है, तो गुजरात में है, कौन सी नदी है, भगवान नदी के किनारे, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी JP जोशी ने, किसने की थी, तो इसकी खोज की थी JP जोशी ने, ठीक है, और यूनेस्को में ये शामिल है, यूनेस्को सॉरी यूनेस्को में ये शामिल है, कब, 2021 में, ठीक है। आगे है लोथल, लोथल ये भी कहा, ये भी गुजरात में है, इसकी MS राव ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1900, अब इसमें इसका ईयर में इंपॉर्टेंट है, ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हड़प्पा के तो 1921 और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 में, ठीक है। और बस फिर बाकी इनके नाम किसने की थी, तो हड़प्पा के दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो RD बनर्जी ने की थी, ठीक। JP जोशी ने मैंने बताया धौलावीरा की खोज की थी, लोथल की किसने की थी, लोथल गुजरात में है, इसकी खोज किसने, MS राव ने की थी, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा से हमें क्या मिले थे, जुते हुए खेत, इसकी खोज किसने की थी, BBL ने की थी, किसने की थी, कालीबंगा की खोज इसकी मतलब दो बार खोज होती है, एक अमलनंद घोष ने करते हैं, कब 1951 से 53 के बीच में, उस टाइम पे फेल हो जाता है, ये रहता है कालीबंगा है कहाँ, राजस्थान में है। और इसके बाद फिर कुछ समय के बाद जब ये फेल हो जाता है, तो 1961 से लेकर 63 के समय में BK थापर करते, कौन करते हैं, BK थापर, ये थर्ड कैपिटल इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसको थर्ड कैपिटल बोलते हैं, किसको, कालीबंगा को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड कैपिटल, ठीक। इसके बाद आता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है, गुजरात, वो सॉरी राखीगढ़ी कहाँ, हरियाणा में है, इसकी खोज सूरज भान ने की थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। इसके बाद है बनवाली, बनवाली कहाँ है, वो भी हरियाणा में, बनवाली कहाँ, हरियाणा में है, ठीक। इसके बाद चहुंदड़ो, चहुंदड़ो कहाँ है,
तो चौंदड़ो कहाँ, सिंध पाकिस्तान में है। ये इसकी हाँ, इसका भी इंपॉर्टेंट ये भी है, एमजी मजूमदार ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने। ठीक है। रोपड़, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। इसकी खोज किसने की? वाई डी शर्मा ने की थी। किसने? ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई डी शर्मा ने की थी। ठीक है। इसके बाद आलमगीर, ये कहा उत्तर प्रदेश में भी, मैंने बताया यज्ञ शर्मा ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? यज्ञ दत्त शर्मा। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञ दत्त शर्मा। ठीक है। जिसमें जिसमें टिक लगा रही, तो इनके जो खोज करने वाले, इनको भी याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद इसके बाद बालक बालकोट, रंगपुर, रंगपुर का ये भी गुजरात में है। एमएल वर्ल्स ने दामाबाद का है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। सबसे बड़ा अपना देखो, सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो क्या है? भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। कब खोजा गया? 1921 में। भान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से हो। गोदीवाद कहाँ से है? लोथल। जुटे हुए खेत कहाँ से मिले? ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है। देखो इनके स्थान किसने खोजा और कब और कहाँ है, बस इतना तो याद ही रखना। ठीक है। अब आगे बताती हूँ। देखो सबसे पहले आता है लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। मैंने क्या बताया? लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसकी खोज कब हुई? और 1954 से लेके 55 तक। ठीक है। 1954 से 55 में इसकी खोज हुई थी। और कौन सी नदी है? नदी का नाम लिख देती हूँ। नदी कौन सी है? भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से प्राप्त बंदरगाह के समीप गोदीवाड़ा, बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ था। और प्लस बंदरगाह के समीप से जो समीप में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। क्या मतलब? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह। ये देखो, ये इसको बोलते हैं लोथल की, ये एरिया है। मतलब एक तरह से ये माना गया कि जो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, तभी तो बंदरगाह है ना। मतलब जहां से जो शिप आती थी, वहां से हमारा सामान दूसरे देशों में जाता था। तो इसका यही माना गया कि जो लोथल है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी हमारे देश में हमारा देश जो है व्यापार करता था। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये यहाँ से सिप आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो इसी को इसको बोलते हैं गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा क्वेश्चन ये पूछता है, गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है। अग्निकुंड प्लस मकान मनका बनाने के कारखाने। कहाँ? मनका बनाने के कारखाने। पहियों से लायक तौल की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? वो भी लोथल से प्राप्त हुई। यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। एक पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे शल्य चिकित्सा मतलब होता है जो जिससे मतलब किसी को कट फट जाए तो जो मतलब एक तरह से जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो वहां से कुछ चीजें फर्स्ट एड बॉक्स की चीजें भी मिली हुई। ठीक है। चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिला है। और ये हमने ये कैसे जाना कि ये अंतरराष्ट्रीय मतलब ये बंदरगाह था? तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो हमें प्राप्त हुआ था जो वहाँ बंदरगाह प्राप्त हो, बंदरगाह से बेबीलोन के साक्ष्य मिले। कहाँ? बेबीलोन। बंदरगाह से बेबीलोन के साक्ष्य मिले। बेबीलोन। अब बेबीलोन कहाँ की सभ्यता थी? तो अभी मैंने बताया था बेबीलोन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मिस्र कहाँ की थी? मिस्र की, इजिप्ट की सभ्यता थी, ईरान की सभ्यता थी। सबसे पुरानी ईरान की सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोथल कहाँ है? लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला? सबसे बड़ा तो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह मिला था। बंदरगाह की जानकारी हमें कैसे मिली? क्यों? क्योंकि यहाँ से बेबीलोन के साक्ष्य मिले थे। बेबीलोन कहाँ की मतलब सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिले थे? तो यहाँ से मतलब तौल की सामग्री मिली थी। शल्य चिकित्सा के उपकरण मिले थे। चावल के साक्ष्य, बाजरे के साथ। ठीक है। अगला है, अगली मतलब साइट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? वर्तमान में खोज इसके हनुमान राजस्थान में है। कहाँ? कौन सी नदी है? सरस्वती घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है। कहाँ है? राजस्थान में। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलनंद घोष। कौन है? अमलानंद घोष। ठीक है। इससे इससे हमें क्या मिला था? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके मिले? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। दो फसलों को एक साथ बोई जाती थी। कच्ची ईंट प्लस लकड़ी की नाली मिली। कौन क्या क्या मिली? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कच्ची अग्निकुंड मिला, भूकंप के मतलब साक्ष्य मिले थे, और मनके के कारखाने मिले, सजी लकड़ी मिली थी, और सौंदर्य का प्रसाधन मिला था। ठीक है। अगली साइट है मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला? अगला है हड़प्पा। मैंने आपको बता दिया था हड़प्पा।
हड़प्पा से हमें क्या मिला, कहाँ है, पाकिस्तान में है, कौन सी नदी है, तो पाकिस्तान के साहिवाल में है। कहाँ, पाकिस्तान के साहिवाल में है। कौन सी नदी, नदी है तो रावी नदी। और इसके मतलब खोजकर्ता कौन है, तो मैंने बताया था दयाराम साहनी। कब, 1921 में। यहाँ से क्या मिले, और यहाँ से क्या मिला, तो ग्रिड पद्धति की सड़कें मिली, ग्रिड पद्धति के मकान मिले, ग्रिड पद्धति के मकान मिले। उर्वरक, उर्वरा, अभी मैं दिखाती हूँ उर्वरक देखिए, मतलब एक ऐसी जो कि मतलब कि पहले किसान जो भी खेती करते थे, तो जैसे हरी मतलब उर्वरक मतलब कि जो हमारे खेत में उपज हो, इन सब के लिए एक भगवान को माना जाता था, उन्हीं की एक मूर्ति मिली हुई है। और वो मतलब एक छोटी सी मूर्ति है, वो दोनों अपने हाथ में ना एक दोनों साइड पेड़ पौधा लेके मतलब खड़ी है, ऐसी एक हमें मतलब मूर्ति मिली हुई है। तो उर्वरकता देवी की मूर्ति और मिली है, मोहरे मिली है। मोहरे किसकी बनी थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी किसको बोलते हैं, जो एक मोम होता है, एक मोम होता है, मतलब कोई चीज पत्थर की बना के उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती थी, ठीक है। और कब्रिस्तान मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट कब्रिस्तान का नाम है SR-37, ठीक है। और क्या मिला यहाँ से मिला है, और दो मतलब अन्नागार भी का भी मिला है। और जो मतलब सभ्यता थी, मतलब एक तरह से घर घर दो पार्ट में बटा रहता है, एक जिसमें अमीर साइड रहते मतलब बड़े लोग रहते थे, एक जो गरीबों के लिए मतलब छोटा एरिया रहता था, ठीक। इसके बाद अगली सभ्यता है मोहनजोदाड़ो। कौन सी है, मोहनजोदाड़ो। इसकी ये कौन सी नदी के है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी है। और कब खोजा था, तो 1922 में। 1922 में, इसको 1921 में, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला, सबसे पहले तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो सबसे बड़ी यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या मिला, स्नानागार मिला है, स्नानागार, अन्नागार मिला है। मतलब अन्नागार का मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया जिस जहाँ अन्न रखते थे, और बहुत बड़ा स्नान का स्थान, जैसे तालाब वालाब होते तो वैसे ही वहां आज के डेट पे जो पूल होता है ना, ऐसे ही वहां बहुत बड़ा स्नानागार मिला हुआ है, ठीक है। और स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जो ये स्वास्तिक बना होता है इसका एक सिंबल मिला है। और कांस की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति, कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति, कांस की नर्तकी, ठीक। और विशाल अन्नागार, अन्नागार का शेप कैसा होता था, तो इसका वर्गाकार होता है और इसका इसका आयताकार होता था। और हाथी की अस्थि मिली है, ठीक है। अगला है अगला है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो क्या है, अगला है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, ठीक है। चहुंदड़ो की खोज किसने की थी, मैंने बताया एमजी मजूमदार ने की थी इसको। फिर 1935 में इसको यहाँ से सबसे बड़ा चहुंदड़ो, चहुंदड़ो मतलब ऐसे सजने संवरने की चीजें यहाँ से मिली है, चूड़ी के साक्ष मिले, चूड़ी के साक्ष, क्या मिले, चूड़ी के साक्ष। और पकी हुई ईंट के साक्ष। क्वेश्चन पूछते हैं पकी हुई ईंट सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो चहुंदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, चहुंदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। और मनके के कारखाने, मनके के कारखाने। और सौंदर्य प्रसाधन, अभी मैंने बताया था ब्यूटी प्रोडक्ट, ऑल ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद अगले साइड है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है, अगली साइड है सुरकोटदा। ये कहाँ है, ये गुजरात में है। यहाँ से इसकी खोज किसने, जगतपति जोशी ने की थी। यहाँ से क्या मिलेगा, यह घोड़े के साथ अस्थि पंज, घोड़े के मतलब साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के
अस्थि के साक्ष, ठीक है। चार दीवारों से घिरा हुआ मकान मिला है, चार दीवारों से घिरा मकान, और कुत्ते और एलिफेंट मतलब कि अस्थि मिले, कुत्ते के भी यहाँ भी साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? कुत्ते। ठीक। अगला है धौलावीरा, और अगला क्या है? धौलावीरा। ये कहाँ है? ये भी है गुजरात में ही, नहीं हाँ गुजरात में है, ये भी है गुजरात में, सबसे बड़ी साइट है। इसकी खोज किसने की थी? रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। ये यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में कब शामिल हुआ है? सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ? 2021 में शामिल हुआ है। कब? 2021 में शामिल हुआ है। ठीक है। कौन से नंबर की थी? तो 40 मतलब 40वें नंबर की थी, और प्रेजेंट टाइम पे 45 हो चुकी। 45वें नंबर का भी लेटेस्ट है। सारनाथ का अशोक, सारनाथ की जो अशोक स्तंभ की जो चीजें हैं वो सारी शामिल हुई है। ठीक है। इसमें ये काहे के लिए फेमस था? तो ये सुव्यवस्थित शहर, बेहद बेहद मतलब बेहतर जल निकास प्रणाली के लिए। काहे के लिए? बेहतर जल निकास प्रणाली, प्रणाली के लिए फेमस था। अगला है, अगला फिर है, अगली साइट है मतलब लोथल हो गया, गुजरात हो गया, सुरकोटदा हो गया। और जो लोथल से सबसे बड़ी चीज मिली थी, यहाँ 3 खंडों में विभाजन। तो जैसे हर सभ्यता से ये मिला है कि जो लोग रहते थे वो 2 भागों में रहते थे, परंतु यहाँ ऐसा मिला है कि लोग 3 पार्ट में रहते थे। एक जिसको दुर्ग बोला जाता है, एक मध्यम वर्ग में, एक जिसे निम्न आगे। तो रहने का स्थान 3 भागों में स्थान बटा है। 3 भाग में। कौन कौन सा? क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा? 1 2 3। तो सबसे ऊंचे को क्या बोलते थे? तो दुर्ग बोलते थे। ठीक है। जो बीच में मीडियम में है उसको व्यापारी बोलते थे, और सबसे जो नीचे है उनको बोलते हैं आम आदमी। ठीक है। इसके बाद रोपड़, अगली साइट है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। एक जिद्दत शर्मा ने कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। प्रमुख प्राप्ति मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं रोपड़ से। ठीक है। अगला है, और बर्तन के साथ मृत भांड, मतलब बर्तन के अंदर हड्डियां डाल के, मतलब जैसे आज के डेट पे आप देखते हो कि जो अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद में जो हड्डियां उड्डियां हैं तो वो मतलब जाके गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता था, उसको एक घड़े में भर के और उसको दबा दे, मतलब पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाता था, गड्ढे में दबा दिया जाता था। तो उसी को बोलते हैं मृत भांड। क्या मिला है? मृत भांड के साक्ष्य। ठीक। इसके बाद आलमगीरपुर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? आलमगीर से हमें प्राप्त हुआ है पहली बात तो ये कहाँ है? ये है मेरठ में। कहाँ है? मेरठ के उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है। अगला है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। रोटी बनाने की चौकी यहाँ से प्राप्त हुई है। टेराकोटा के बर्तन मिले हुए, जली मिट्टी के बर्तन हुए के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली साइट है राखीगढ़ी। ये कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार में है। यहाँ से क्या मिले? 1963 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी। सबसे बिगेस्ट साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की? राखीगढ़ी। कौन सी है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। ये क्या है? बिगेस्ट साइट
इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। बनवाली कहाँ है? 1974 में इसकी खोज की थी। और बनवाली कहाँ? ये भी हरियाणा में। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर भी गुजरात में है। माधव स्वरूप 1971 में जाते हैं, सिंधु घाटी के समय सीपिया और नागेश्वर राजस्थान से लाए थे, ठीक। बाकी जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे सिंधु सभ्यता की जो मतलब प्रणाली कैसी रहती थी, तो नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। जो सिंधु सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो 2 भागों में थी। देखो, पश्चिमी भाग किला या दुर्ग, पूर्वी भाग निचला नगर, अभी मैंने बताया, ठीक। और उत्कृष्ट जल निकास मतलब अच्छे जल, जैसे नालियां होती है, सारी सड़कें, तो ये बहुत व्यवस्थित रूप से बनी रहती थी, मतलब बनी थी, ठीक है। इस तरह सड़कें व्यवस्थित रूप से, सामग्री काहे की बनी होती, तो पकी हुई ईंट की बनी होती थी, जिप्सम और चून की बनी होती थी। फिर घर कैसे होते थे? 4 या 5 मकान प्लस 1 आंगन प्लस 1 रसोई, 1 स्नानागार होता है। 4 या 5 से कमरे होते थे, एक आंगन, मतलब जैसे आज की डेट पे घर होता है, उसी तरह से घर भी बने होते थे। छोटे मकान प्लस उसके ऊपर भी मंजिला मकान बना था, इस तरह के इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक। ईंट व सामग्री मैंने बताया पकी हुई ईंट को उपयोग करते थे, और कच्ची कच्ची ईंट का सड़क और दुर्गीकरण के लिए मतलब सड़क बनाने के लिए कच्ची ईंट का उपयोग करते थे। और फिर किसी कोई किला है, किला के जो चारों ओर बाउंड्री करते हैं उसको बोलते हैं दुर्ग, तो दुर्गीकरण के लिए किया जाता था। इसके बाद प्रमुख इमारत है कौन कौन सी थी, मैंने बताया अभी। मोहनजोदाड़ो थी, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार प्राप्त हुआ। और इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। अन्नागार हड़प्पा मोतीबाड़ी लोथल से मिला। मोतीबाड़ी खम्मान की खड़ी, विश्व को प्राथमिक मोतीबाड़ा मतलब वही व्यापारिक केंद्र, भुगवा नदी के किनारे भी मैंने बताया, तो कहाँ से था? लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। और लिपि इंपॉर्टेंट लिपि, यहाँ जो मतलब कौन सी लिपि यूज किया जाता है, तो लिपि का विकास करने वाली प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया थी। अब तक अपठनीय है। मेसोपोटामिया की सभ्यता ऐसी है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। यह केवल कैसी लिखी थी? ये चित्रात्मक, मतलब एक चित्र बने रहते थे, जिसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि सिंधु नदी मतलब सिंधु सभ्यता में कौन कौन से जानवरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सांड, घोड़ा, कुत्ता और हाथी और शेर इसके बस प्राप्त हुए, ठीक है, ये याद रखना। जैसे और कृषि पशुपालन क्या होता था, तो उन्नत कृषि होती थी, अधिक उत्पादन होता था, मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास, ठीक है। तथा कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलते थे। प्रमुख पशु कौन कौन सा था, तो बैल और सांड, ऊंट भी प्राप्त होता था, ऊंट भी था, ठीक है। और नगर निकाय भी मैंने बताया कैसी। और प्रमुख मुहरे पशुपतिनाथ की प्रमुख इंपॉर्टेंट मुहर में पशुपतिनाथ है, जिसमें एक सिंह वाला गैंडा होता है, उसको पशुपतिनाथ की मुहर भी कहते हैं। एक पशु सिंह मुहर में उसका चित्र बना होता था, ये देखो, एक पे एक सिंह वाला गैंडा, इसी को बोलते हैं। मतलब जो मुहर जैसे पैसा होता है, पैसे के ऊपर ये वाला चित्र बना होता था। एक सांड होता था, उसके ऊपर एक एक सिंह होती थी। बैल, हाथी, गैंडा, बाघ आदि के चित्र भी प्राप्त होते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे धार्मिक, वहां के लोग कैसे, ये भी मैंने मतलब आपको, मतलब उर्वरकता देवी की मूर्ति, यही है उर्वरकता देवी की मूर्ति। उर्वरकता देवी और एक सैनिक समाप्त प्रदो धार्मिक तत्वों की उपस्थिति, लोथर, कालीबंगा, बनवाली आदि कुंड में उर्वरकता देवी की प्रतिमा और मातृ देवी की पूजा। पीपल के वृक्ष और बैल बुडवा वाले सांड की पूजा, जो पीपल के वृक्ष और सांड की भी पूजा करते थे। देखो किसकी? उर्वरकता देवी, ये जो चित्र है ये उर्वरकता देवी है। और क्या बोलते हैं और मैंने बताया कि पीपल के वृक्ष और सांड की भी पूजा होती थी। मोहनजोदाड़ो से मृतभांड की मिले, एक साथ कुत्ते के साथ मनुष्य को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले, ठीक है। इसके बाद इसकी खोज करता वही तांबा का इस टाइम पे खोज हो चुका था। खेल जो मुहरे बनी थी किसकी बनी रहती थी? तांबे की बनी थी, और उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती थी, जिसे क्या बोलते, जिसे सेल खड़ी बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ है? ये बलूचिस्तान और ओमान में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे बाढ़ आई तो मार्शल बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, मतलब बांध थे, सारी चीजें, मतलब जैसे आज के डेट पर आज का हमारा देश है, तो बहुत मिलती जुलती सभ्यता थी, कि मतलब आज से कम 400 करोड़ वर्ष पूर्व भी इतनी अच्छी सभ्यता थी हमारे देश में, ठीक है। अब ये इसके बाद यहीं से कंप्लीट हुआ। मेन इंपॉर्टेंट है ये सारी साइट्स में क्या क्या पाया, मतलब कुछ किस साइड से क्या प्राप्त हुआ है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आते हैं हम आगे वैदिक, इसी में आज हम लोग वैदिक वैदिक सभ्यता में जो हमारा, उसके बाद
हम पढ़ते वैदिक वैदिक सभ्यता में जैसे हमारे पहली बात तो ये पूछता है कि कितने वेद हैं, कितने वेद हैं, 4 वेद है। कौन कौन से? सबसे बड़ा वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे तो वेद कौन कौन से है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 वेद है। और हमें तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य है। वेद वेद किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, और जो आर्य आए थे, मतलब जो महाभारत की चीजें दिखती है वो यहीं से हमें प्राप्त होता है कि महाभारत ऐसे ऐसी चीजें हुई थी। ठीक है, तो वेद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वेद वैदिक सभ्यता से मिलती है। अन्य नाम इसे आर्य आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। उच्च व श्रेष्ठ व्यक्ति रहते थे। एक भाषा का समूह था, भाषा वैदिक संस्कृत थी। इस समय जो भाषा कौन सी थी यूज करते थे? संस्कृत यूज करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ की सभ्यताएं कैसी थी? यहाँ के जो यहाँ किस इस समय तो मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता में आप तांबे की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, और वर्गीकरण लोहे व कृषि, मतलब लोग क्या करते थे? तो लोहे भी बन गए थे। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जब मनुष्य नवपाषाण काल में होता, उस समय पे लोहे की खोज हो गई थी, जिससे जुते हुए जो खेत, मतलब हल का यूज करता था। पहले पत्थर के बनाया जाता था, फिर वो नीचे जो लकड़ी के साथ साथ वो लोहे का उसमें यूज करने लगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ऋग्वैदिक काल का समय कब से है? 1500 से 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से है? तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक, मैंने बताया वेद कितने हैं? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, अब इसके बाद आता है, देखो एक क्वेश्चन ये पूछता है जैसे ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? होत्र या होत्री। अगर लड़की है तो होत्री बोलेंगे, और लड़का है तो होत्र बोलेंगे। क्या बोलते हैं? होत्र या होत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद को यजुर्वेद कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। ये आयुर्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र या होत्री। ठीक, सामवेद, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो जो आपके सारे मंत्र, पूजा पाठ, इन सब चीजों से किसका संबंध है? मतलब मंत्र है, जो रामायण है, जो सारी चीजें ये लिखी गई है, इन सब का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध ऋग्वेद से है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद का संबंध है संगीत से। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। सामवेद में किसके संकल्प मतलब संकलन है? तो संगीत का संकलन है। ठीक है, उपासना, संगीत, स्वर, भक्ति। ठीक है, इसको पढ़ने वाले, अब सामवेद को जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उगात या उगात्री। क्या बोलते हैं? उगात या फिर उगात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उगात या उगात्री। ठीक, इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में होता है मतलब सॉरी, जो यज्ञ हवन सारी चीजें होती है, जो यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा पाठ होता है, तो इन सब का संकलन किसमें है? तो इन सब का संकलन यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में। और ये यज्ञ की विधि, अनुष्ठान, कर्मकांड। ठीक है, इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अर्घव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अर्धव्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अथर्ववेद। इसके बाद क्या बोलते हैं? अथर्ववेद। सबसे लास्ट वाला वेद है, सबसे छोटा वेद है। इसमें इसमें जो टोना टोटका सारी चीजें आज के डेट पर होती है, टोना है, टोटका है, इन सब चीजों का उल्लेख किसमें है? तंत्र मंत्र, इन सबका उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद में है। इसको इसको तो इसको पढ़ने वाला कौन था? इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। ठीक है, इसके बाद पूछता है इसके उपवेद। ऋग्वेद, जैसे देखो ऋग्वेद से हमें क्या बोलते हैं? ज्ञान और स्तुति की प्राप्त होती है। सामवेद से उपासना और संगीत का प्राप्त होता है। यजुर्वेद से कर्म और यज्ञ मतलब कर्म, वही बताइए ना, पूजा पाठ, यज्ञ, इन सब की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से हमें जीवन कल्याण, मतलब जो तंत्र मंत्र है, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चारों वेद अपरुष पारे, अर्थात इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। वेदों की रचना एक काल निर्धारित नहीं है, ये आदि माने जाते हैं। खुद ठीक, आगे है जैसे आपको पता है कि जो ऋग्वेद में कितने मंडल थे? ऋग्वेद में 10 मंडल रहते हैं। देखो सबसे बड़ा वेद कौन सा है? अभी मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें टोटल कितने मंडल है? क्वेश्चन ये पूछता है। सबसे बड़ा मंडल 15,000 से 2000, 15,000 से 1200 बीसी तक इसका समय काल होता है। भाषा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। और कितने श्लोक है? कितने श्लोक है? तो 1028 है। याद रखना, मंडल कितने हैं? 10 है। और कितने सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां। कितनी? 1028 सूक्तियां हैं। और ऋचाएं मतलब मंत्र कितने हैं? तो वो 10,600 से बहुत ऊपर है। ठीक है,
मेन पूछता है वही सुक्ति और मंडल कितने 10 है, सुक्ति कितनी है 1028 है, ये याद रखना ठीक। इसके बाद इसमें देवी देवताओं की पूजा पाठ यही सारी चीजों से ये इसका रिलेशन है ठीक है। अब इसमें प्रमुख इसमें टोटल 10 मंडल होते हैं, 10 में से कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः वाला ये मंत्र कहाँ से लिया गया, ये भी ऋग्वेद से लिया गया। ऋग्वेद के कौन से मंडल से, तो तीसरे मंडल से लिया गया ठीक है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है ठीक है। देवी देवता और जैसे इस ऋग्वेद में कौन कौन से देवता का उल्लेख है ये भी पूछता है। इंद्र का है, अग्नि का है, वरुण, मित्र, सोम। सोम किसको बोलते हैं, जो वनस्पति देवता मतलब पेड़ पौधों ये इन्वायरमेंट के जो भी इन्वायरमेंट के गॉड को क्या बोलते हैं, उनको सोम बोला जाता है ठीक है। उषा, सूर्य और मारुत। सूर्य का मतलब बताया ओम भूर्भुवस्सुः वाला जो मंत्र है वो किससे रिलेटेड है, तो सूर्य से रिलेटेड है ठीक है। पढ़ने वाला होत्र या होत्री होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देखो विश्व का सबसे प्रसिद्ध यहीं से लिया गया है। नसदी सूक्त दृष्टि की उपासी पुरुष सूक्त पुरुष और सृष्टि की रचना का वर्णन करता है। इसमें ये बताया गया कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे, मनुष्य की उत्पत्ति इसमें बताता है कि मतलब एक भगवान के जांघ से देखो भगवान के सर से ब्राह्मण निकले हैं और मुख से मतलब ब्राह्मण निकले हैं और मतलब कंधे से निकले हैं क्षत्रिय और जांघ से निकले हैं वैश्य और जो शूद्र मतलब एक तरह से ऐसे जानो एसटी मतलब जनरल, फिर जनरल के बाद जो क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण, जो ठाकुर होते हैं वो जनरल वाले वो मतलब इसे क्या निकले हैं, सोल्जर से निकले हैं और जांघ से निकले ओबीसी कैटेगरी वाले और क्या बोलते हैं उसके पैर और नाखून से निकले हैं वो क्या बोलते हैं जो एसटी एससी वाले होते हैं ठीक है। ये एक कल्पना है बट इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है ठीक है। ऐसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है ठीक। इसके बाद इसमें कुछ मंडल इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ कि पहले इसमें कौन कौन सा, इसमें कौन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में सबसे पहले कौन सी नदी का उल्लेख है, तो आपको पता है ना सबसे पुरानी कौन सी पवित्र नदी, सरस्वती। सरस्वती बहुत पुरानी पवित्र नदी है, तो उसका उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल वो क्या बोलते हैं ऋग्वेद में उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी ठीक है। गायत्री मंत्र कौन से, गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए, तीसरे मंडल से और 62वां नंबर का मंत्र है। 62 किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है ठीक है। अगला है देखो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, प्रथम मंडल कौन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एक तो तृतीय मंडल मैंने बताया था अभी। गायत्री मंत्र हमने यहाँ से लिखा, गायत्री मंत्र को किसने लिखा था, विश्वामित्र ने लिखा था। गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। देवताओं की स्तुति और भगवान सूर्य को समर्पित है ठीक है। इसके बाद एक है वामदेव। वामदेव होता है अग्नि, मित्र और वरुण की उपस्थिति, अग्नि और उन अन्य देवताओं की स्तुति वाम कृष्ण के वामदेव होता है। एक इसके बाद 5वां मंडल मित्र और वरुण अश्व उषा की उपस्थिति, अश्व की उपस्थिति है 5वें मंडल में लिखा है। इसके बाद एक भगवान सोम को समर्पित है, ये आर्टिकल वो मतलब 9वां मंडल भगवान अभी मैंने बताया जो वनस्पति के देवता थे उनको समर्पित है। ये पूछता है कौन सा मंडल है, तो वो 10वां मंडल, वो सॉरी 9वां मंडल है ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा दशराज युद्ध। दशराज युद्ध में क्या होता है, एक साइड ये विश्वामित्र रहता है और एक साइड वाल्मीकि रहते हैं। तो एक दशराज नाम का एक राजा रहता है, तो वो कुछ अनुष्ठान करवाता है। तो ये दोनों बड़े बड़े ऋषि थे, दोनों बड़े बड़े ऋषि थे। तो ऐसा कि कुछ किसी चीज में एक मतलब ये विश्वामित्र जी एग्री कर रहे थे और किसी चीज में ये मतलब वाल्मीकि जी एग्री कर रहे थे। तो इन्हीं दोनों के बीच में फिर युद्ध होता है, उसी को बोलते हैं दशराज युद्ध। तो और उसमें मतलब जीतता कौन है, उसमें विश्वामित्र की जीत होती है। तो क्वेश्चन पूछा है दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है, तो दशराज युद्ध का उल्लेख किसमें है, 7वें मंडल में। किसमें, वशिष्ठ, ये देखो वशिष्ठ दशराज युद्ध सरस्वती नदी का वर्णन करता है तथा सरस्वती नदी का वर्णन करता है ठीक है। सारे बाकी एक एक बार सारे मंडल को देख लेना, पर इंपॉर्टेंट जिसमें एक सोम देवता को जो समर्पित है दशराज युद्ध किसमें, 7वें मंडल में सोम देवता को समर्पित, वो कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। और गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैदिक सभ्यता, जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि क्या बोलते हैं, अब यहाँ की ये वेद हो गए, वेद के फिर उपवेद होते हैं। जैसे हर कोई वेद थोड़ी पढ़े, भाई संस्कृत भाषा थी और बहुत टफ भाषा होती थी, इन सब के बहुत अलग अलग वो होते हैं। तो वैदिक सभ्यता में जैसे इनके उपनिषद कौन कौन से हुए,
तो उपनिषद में जैसे ब्राह्मण उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता में और तत्व सूत्र और दसों उपनिषद, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुयायी में से सभी देखो ऋग्वेद, अभी मैंने बताया, तो अभी मैंने ये बताया उपवेद कौन कौन से होते, कौन कौन से होते हैं, उपनिषद, उपनिषद, वेद, वेद को, फिर जो वेद को पढ़ता था, जो वेद को पढ़ लेता था उसको वेद, मतलब देखो हर कोई व्यक्ति वेद नहीं पढ़ पाता था, तो वेद को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना हुई, किसकी, वेदांग की रचना होती है। तो वेदांग में कौन कौन से होते हैं, बृहद्रणायक और होता है मुंडुकपक, मुंडुकपक से ही हमने जो ये सत्यमेव जयते लिया है, हमने यहीं से लिया है, कहाँ से लिया है, मुंडक लिया है, कौन से, मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद से लिया है, ठीक है। और एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज बस ये रहती है कि कितने कितने उपवेद होते हैं, तो 6 उपवेद है, कितने उपवेद है, 6 उपवेद है। और वैदिक संहिता के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, कौन कौन से मंत्र, देखो एक जो मंत्र स्त्रों की प्रार्थना, जो मंत्रों को पढ़ लेता था और उसकी प्रार्थनाएं करता था, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको संहिता बोलते हैं। ब्राह्मण या यज्ञ की विधि और का व्याख्या करता है, कोई भी यज्ञ करवाना, हवन करना, तो इसकी व्याख्या कौन करता था, तो ब्राह्मण करता था। आरण्यक होता था वन के अध्ययन हेतु ग्रंथ, जो मतलब वनों के बारे में जानकारी दे, तो उसके बारे में जो ग्रंथ बना उसको बोलते हैं आरण्यक। और उपनिषद बोलते हैं, आपको पता है पहले जैसे एक गुरु होता था और बहुत सारे शिष्यों को जो शिक्षा देते तो उसको बोलते हैं अरण्यक बोलते हैं, ठीक है। संहिता मंत्रों का संग्रह, देखो संहिता में क्या है, मंत्रों का संग्रह है, ब्राह्मण में यज्ञ की विधि को बताता है, अरण्यक वन में अध्याय है, तो ग्रंथ बराद, उपनिषद ज्ञान, ब्राह्मण आत्म का विमोचन। वेदांग कितने हैं, वेदों को समझने के लिए 6 अंग है। वेदांग किसे बोलते हैं, तो वही मैंने बताया वेदांग कितने हैं, 6 है, ठीक है। कल्प सूत्र, सूत्र ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है। एक तो ऋग्वेद वाला मैंने टोटल पूरा बता दी, उसमें याद रखना कितने मंडल है, 10 मंडल है, कितने सूत्र है, 1028 सूत्र है। तो 10 मंडल में तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, 9वें मंडल से भगवान सोम को समर्पित वो वाला 9वां मंडल है। और दसरा युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में है, तो वो है 7वें मंडल में, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो वो है मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिए गए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल से हम लोग 16 महाजनपद जो है वहां से हम लोग कल से 16 महाजनपद में स्टार्ट करेंगे। कल आपको वो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कल पूरा बताऊंगी, उसके बाद फिर 16 जो महाजनपद है उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक यू।